यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 201 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 202 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 221 तक कवर करेंगे, यानी ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा भाई। एक लेक्चर और मिलेगा, उसमें आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताना है हर्ट्स में। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा भाई यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका साइनसोडियल वोल्टेज या फिर करंट वेवफॉर्म से क्या इसका रिलेशन होता है। हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं भाई, तो फिजिक्स जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है कि भाई हम लोग इसके अंदर उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं, यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है भाई। जैसे बॉल आपका ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर कहीं नीचे से ऊपर आप फेंक रहे हैं, तो बॉल को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं ना। या फिर कहीं रोड पे आपका गाड़ी चल रहा है, ओके, या फिर कहीं आप कोई वर्क डन कर रहे हैं भाई, बाल्टी उठा करके, यानी पानी का बाल्टी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके जा रहा है, तो ये सब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं भाई। दूसरा पार्ट जो है आपका, इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या कि भाई हम लोग उन चीज़ों पे काम करेंगे जो नेकेड आई से हम लोग देख नहीं पाते हैं, जैसे पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम, है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स। तो ये सब क्या है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है भाई। तो अभी ये जो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, और ये भी हम लोग मोशन के अंदर पढ़ेंगे भाई। तो मोशन भी आपका दो तरीके का होता है, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन। जैसे अगर आप रोड पे ऐसे चल रहे हैं भाई, स्ट्रेट चल रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये लीनियर मोशन है। और अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो यहां से हम लोग का एक डिफाइन होता है स्पीड, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वही अगर भाई मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइकिल का टायर देखें, है ना, तो साइकिल का टायर क्या हो रहा है, गोल गोल घूमता है ना। या फिर अब मान लेते हैं ग्राउंड है भाई, आप भी अगर गोल गोल घूमेंगे, इसका मतलब क्या है, हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं भाई। और जहाँ पे भी आपका गोल गोल घूमेगा, इसका मतलब क्या, आप एक एंगल बनाते हुए चलेंगे। जैसे अगर आप एक चक्कर लगाएंगे तो भाई आपका 360 डिग्री कवर हो जाएगा ना, पूरा का पूरा एक चक्कर में। क्लियर हुआ। या फिर आप इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं रेडियन पे भाई, तो हम लोग को पता है कि भाई ये सर्कुलर मोशन है, और अगर हम लोग एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जहां पे भी एंगल बन रहा है उसी बेसिस पे आपका नाम रखा गया एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी सेम है भाई, बस यहाँ पे फर्क हो जाता है कि भाई इसका डायरेक्शन होता है, ओके, यानी मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, इसका डायरेक्शन होगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम लोग आते हैं कि भाई अगर आप कहीं पे भी गोल गोल घूम रहे हैं, तो जिस स्पीड से भी घूमेंगे उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ। और एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल बनाते हुए चल रहा है ना भाई, तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं ना, या तो आप डिग्री में मेजर कर लीजिए, या फिर आप रेडियन में मेजर कर लीजिए भाई। और हम लोग को पता है कि भाई अगर आप एक चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर मतलब क्या, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर के बराबर। और एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि भाई आप 360 डिग्री एक तरीके से एंगल बनाएंगे। तो यहां से ये जो आर है ना, इसी को हम लोग रेडियन बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा, आगे कुछ नहीं, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। यहां से 2 से काट देते हैं, इसको कितना आ जाएगा, 180 बाई पाई, यानी 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है भाई। क्लियर हुआ, ये डिग्री, क्योंकि इधर हम लोग का डिग्री चल रहा है। और वही अगर आप इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिखते हैं, यानी 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के। तो भाई 1 डिग्री में अगर आपको देखना है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360, और इधर आपका रेडियन होगा। काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन 1 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो ये बस रिलेशन याद रखिए भाई, यहां से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम लोग भाई ये समझेंगे कि भाई साइनसोडियल वोल्टेज हो या फिर करंट हो, उससे हम लोग कैसे एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई जो भी आप
वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, है ना, साइनोसोडियल जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है भाई, और जब हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले आप समझिए कि भाई हम लोग का साइनोसोडियल वोल्टेज बनता कैसे है। तो ये हम लोग का नॉर्थ पोल हो गया और ये भाई हम लोग का हो गया साउथ पोल। तो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं भाई, कंडक्टर को घुमा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग घुमाएंगे तो सीधी सी बात है भाई, हम लोग का कुछ इस तरीके का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें इधर, तो भाई ये एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म बना ना। तो ये साइनोसोडियल वेवफॉर्म कैसे बना, क्योंकि भाई इसको आपने क्या किया हुआ है, एक तरीके से गोल गोल घुमा है कॉइल को, और कहीं पे भी कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भाई आपका एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कितने तेजी से गोल गोल घूम रहा है। क्लियर हुआ, क्योंकि भाई इसको गोल गोल घुमाने के कारण जो हम लोग का इस तरीके का वेवफॉर्म बन रहा है। तो जब भी हम लोग साइनोसोडियल वोल्टेज को दिखाते हैं भाई, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं सर्कल में। इसको हम लोग को थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, ये मान लेते हैं भाई मेरा मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, मतलब इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ना भाई, ऐसे जैसे जैसे घुमाएंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, यानी कितना है 90 डिग्री है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे भाई हम लोग को कौन सा मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए जब ये 0 था तो 0 से स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे पहुँचे हम लोग तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम्स के साथ है ना भाई, यहाँ पे हम लोग का t=0 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना कुछ समय बीत गया होगा ना, समय बीत रहा है तो ये हम लोग टाइम एक्सेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो अगर t=0 पे यहाँ पे है, ये मान लेते हैं t=t1 है भाई, तो सीधी सी बात है t=t1 तो क्या टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा, यानी इस पॉइंट पे ये वैल्यू है, यानी ऐसे जाएगा। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, मान लेते हैं भाई ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मान लेते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम मान लेते हैं ये टाइम है। ओके, इतने यहाँ पे आपका ये वैल्यू है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, ऐसे जाएगा भाई। इस इंस्टेंट में 90 डिग्री जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टच करेगा, फिर इधर आएगा आपका ये, है ना, तो यहाँ पे फिर आपका इसके हिसाब से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये इधर जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाके आपका बनते चला जाता है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए भाई कि हम लोग कॉइल को एक तरीके से रोटेट करवा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, उसके चलते हम लोग का यहाँ पे इस तरीके का वेवफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा भाई, जितना तेजी से ये एक तरीके से घूमेगा उतना ही तेजी से आपका क्या होगा, एक तरीके से ये वेवफॉर्म बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करके रखिए कहाँ से आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वोल्टेज या फिर करंट का, क्या है आपका, Vm साइन ओमेगा टी। तो भाई ये है ओमेगा मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन और ओमेगा टी, मतलब ओमेगा मतलब क्या भाई, 2πf, और f का मतलब पता है आप लोगों को 1/t। तो f की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π/t। तो ये ओमेगा हो गया। तो ओमेगा के साथ यहाँ पे टाइम भी तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, vt = है Vm साइन ओमेगा के जब मैं पुट कर देता हूँ 2π/t, और यहाँ पे पहले से भी t है, समझिए 1 टाइम पीरियड होता है एक साइकिल बनने में जो भी समय, तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या होगा 2π। ये 2π क्या है, रेडियन में भाई। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इतना हिंट काफ़ी है भाई। तो एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी ओमेगा का वैल्यू दिया भाई 200π, और इसका यूनिट अभी समझ लीजिए 2π/t होता है ना ओमेगा का वैल्यू, तो ये रेडियन है। ठीक है, 2π मतलब रेडियन और टाइम का मतलब होता है सेकेंड, तो यूनिट भी समझ में आया, रेडियन पर सेकेंड कहाँ से आता है। तो ओमेगा का वैल्यू दिया भाई, और ओमेगा = हम लोग पास दो फार्मूला, एक तो ये और इसी को हम लोग 2πf भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखते हैं ओमेगा = 2πf। तो ओमेगा का वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं 200π, इधर हो जाएगा 2π, और ये हो जाएगा f, तो पाई से पाई खत्म और ये खत्म, तो कितना आ जाएगा 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज भाई। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, लेकिन समझाना है थोड़ा सा,
क्योंकि कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं भाई। देखें, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखकर भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा भाई, ईमानदारी से या फिर मेहनत नहीं किया होगा भाई, आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के आया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भाई, लेकिन ये स्विच लगा दिया है, दो सोर्स लगा दिए हैं ना, तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं। खास यहाँ पे टाइम एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें कुछ नहीं भाई। हम लोगों ने इससे पहले के पहले सेशन भाई एक क्वेश्चन किया था कि भाई ट्रांजिएंट जो है, यानी ट्रांजिएंट इफेक्ट कब देखने को मिलता है? तभी देखने को मिलेगा जब आपके नेटवर्क में या फिर सर्किट में कोई ना कोई स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए। स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा? इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। तो भाई इस सर्किट में देखिए क्या कोई है स्टोरिंग एलिमेंट? एल और सी तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सिर्फ डराने के लिए इस तरीके का डिजाइनिंग दिया हुआ है। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट आई मतलब इस 3 किलो ओम के रेजिस्टर से जो करंट है वो, ये आपको बताना है कब? एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले यहाँ पे सर्किट को समझने की कोशिश कीजिए भाई। ये जो स्विच है ऐसे दिखाया गया, इसका मतलब क्या है भाई, ये स्विच क्लोज होगा कब? जब t इक्वल टू 5 सेकेंड होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे टाइम का एक्सेस दिखा देता हूँ। ये टाइम है, ये मेरा t इक्वल टू 0 है भाई, ऑरिजिन मतलब t इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग टाइम को दिखा रहे हैं, तो भाई ये मान लेते हैं मेरा t इक्वल टू 5 सेकेंड है ना। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये स्विच क्लोज होगा। नहीं तो भाई इससे पहले, यानी t इक्वल टू 5 से पहले ये ओपन रहेगा। क्लियर हुआ? ये ओपन रहेगा। इसको देखते हैं, ये क्या है कि भाई एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये ओपन होगा। स्विच को ऐसे घुमाया जा रहा है, इसका मतलब क्या भाई, जब 3 सेकेंड होंगे, ठीक है, तब जाके ओपन होगा। इसका मतलब क्या भाई, 3 सेकेंड से पहले मान लो मेरा 3 सेकेंड भाई, ओके, ये है t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड से पहले भाई इधर क्या होगा, ये वाला स्विच क्लोज रहा होगा भाई, पहले से क्लोज रहा होगा तभी तो इसको ओपन करेंगे भाई, समझे? तो यानी 3 सेकेंड आने से पहले ये क्लोज है, और आपसे पूछा क्या है कि भाई एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए करंट कितना बहेगा। और ये वाला आप देख रहे भाई कि ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्लोज होगा। इसका मतलब क्या, 5 सेकेंड से पहले क्या होगा, ये पूरा ओपन होगा। तो भाई हम लोग को इस टाइम पे देखना है, तो इस टाइम के हिसाब से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये तो ओपन ही होगा, क्योंकि भाई t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्लोज होगा, है ना, तो ये ओपन रहेगा अभी। और ये आपका क्लोज रहेगा क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये ओपन होगा। तो 2 सेकेंड तक तो ये क्लोज ही होगा ना भाई, ये क्लोज ही रहेगा। इसका मतलब ये ओपन है क्लोज, इसका मतलब यही सर्किट कंप्लीट बनेगा। तो इसमें करंट निकालता है I इक्वल टू, ये मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 6/3 किलो, किलो को ऊपर भेजेंगे तो 10 ऊपर -3 चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका, ये मिली बन जाएगा ना भाई, मिली सेकेंड। ठीक है, D4। आगे बढ़ते हैं। इम्पिडेंस आपको बताना भाई, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किया था, फिर भी कर लेते हैं। I इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज मेरा दिया 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। इम्पिडेंस आपका फॉलो फॉर्म में दिया हुआ है 10 + j20। तो भाई हम लोग सबसे पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, 10 - j20 डिवाइडेड बाय 10 - j20। ऊपर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1200 ± -j, 12 दूनी 24 और 2 0। नीचे में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 + 400 यानी 500 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक साथ भाई, 1200/500 ये मेरा रियल पार्ट हो गया, -j 2400 डिवाइडेड बाय 500। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 5 हो जाए 20। इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 हो जाए 20 और पॉइंट देंगे, यानी 5 8 जा 40। कितना आ जाएगा, 2.4। यहाँ पे साइन माइनस है, माइनस देंगे, जे है जे दे देंगे, ये आ जाएगा 4.8। ये मेरा करंट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट द रियल मैग्नीट्यूड। तो रियल मैग्नीट्यूड भाई आरएमएस वैल्यू को, क्योंकि हम लोग डीसी के इक्विवेलेंट इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है ना भाई कि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि भाई कितने भी डिटेल में आपने कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ा हो, सब चीज आपको पता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंट, सब पता है आपको। लेकिन भाई इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप पहले से, फिर ये प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे भाई पहले से, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, नहीं क्या आंसर हो सकता है सही। क्लियर हुआ? इसलिए जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा भाई आपका चांसेस है कि भाई आपका परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में बेटर होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लेना ही नहीं है, आपको भाई टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। और अगर आप भाई
एग्ज़ाम देने से पहले 10,000 क्वेश्चन कर लेते हैं। 10,000 क्वेश्चन करने मतलब क्या, आपका भाई जैसे वी के मैथा हो गया, 5000 प्लस क्वेश्चन है ना, तो वी के मैथा कर लीजिए, आर के राजपूत कर लीजिए, या फिर आपका जो यूथ पब्लिकेशन उसको कर लीजिए भाई, या फिर कहिए आप जेई का PYQ कर लीजिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे भाई, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि भाई जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा, इस बुक में भी इस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नया नहीं रहेगा भाई फिर आपके लिए। तो तब तक आपको एक तरीके से मेहनत करते रहना है क्वेश्चंस, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट जो है ना, हर एक सब्जेक्ट का लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो भाई क्वेश्चन कोई पैदा नहीं कर सकता ना, सारा कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया भाई, सारे जितने भी उन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आप क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, आपके सारे के सारे रेंज में आ जाएगा ना वो। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन है आपका डीसी जनरेटर का, द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ द डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। तो भाई डायनामिकली क्या होता है, हम लोग को पता है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाते हैं, दो तरीके का आपका EMF इंड्यूस्ड होता है, या तो आप कंडक्टर घुमा दिए तो फील्ड को घुमा दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे कंडक्टर को घुमा रहे हैं भाई, है ना। तो कंडक्टर को आप घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF का पोलैरिटी चेक करने के लिए हम लोग हमेशा राइट हैंड रूल यूज करते हैं भाई, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और मोटर के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, टॉर्क को पता करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। फ्राइडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये अलग चीज हो गया। क्रिस्टोफ लॉ, केवीएल केस अलग चीज हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट वन साइकिल इज इक्वल टू, तो वन साइकिल क्या है भाई, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव। तो भाई इसमें कितने अल्टरनेशन हो गए, अल्टरनेशन का मतलब है बदलना भाई। तो एक तो आपका पॉजिटिव, यानी इतना दूर पॉजिटिव रहा, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यानी एक अल्टरनेशन पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, यानी टोटल कितने हो गए, 2 अल्टरनेशन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई इसमें आप गलत चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AC सोर्स है, और AC सोर्स को भाई हम लोगों ने एक RL सीरीज सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। अब RL है भाई, तो सीधी सी बात है यार कि करंट मेरा वोल्टेज से कुछ ना कुछ डिग्री लैग करेगा, ठीक है, इतना कॉमन सेंस हो गया। आगे बोलते थे फेज ऑफ द सोर्स करंट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स वोल्टेज विल बी, यानी थीटा का वैल्यू आपको बताना। सबसे पहले फेजर देखते हैं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क है, R है, L है, और यहाँ पे मेरा एक AC सोर्स लगा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई मान लेते हैं मेरा वोल्टेज है V एंगल 0 पे, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, तो सीधी सी बात है करंट भाई कुछ ना कुछ लैग करेगा ना। क्लियर हुआ, ये है मेरा थीटा। तो अभी आप पहले समझिए कि भाई अगर आपके पास 0 रुपया है पैकेट में, भाई 0 रुपया मतलब एकदम खाली है, और एक इंसान मान लेते भाई आपका 10 रुपया लोन में लिया हुआ है, यानी नेगेटिव में गया हुआ है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये चीज सोचना है आपको। बड़ा कौन है भाई, कौन सा आदमी ज्यादा रईस है यहाँ पे। सीधी सी बात है भाई, जिसने लोन नहीं लिया हुआ है, भले इसके पास 0 रुपया, लेकिन भाई इसके मुकाबले बड़ा है, क्योंकि भाई इसके पास कोई भी कर्ज नहीं है। वही अगर हम लोग एक और यहाँ पे दिखाएंगे, भाई मान लेते हैं ये आपका -100 रुपीज है, ठीक है, ये इंसान जो है 100 रुपए के कर्ज में डूबा हो भाई। तो अब बताइए बड़ा कौन है इन दोनों में से, बड़ा कौन है भाई, ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में भाई जितना कम नेगेटिव होगा वो समझिए उतना ही बड़ा होता है। क्लियर हुआ। तो आप समझिए इस चीज में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना भाई, कि हम लोग अगर इधर से इधर जाएंगे ना नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ, यानी इधर लिखते हैं -∞ से 0, इधर होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ये है -∞ से 0, इधर हो गया 0 से इन्फिनिटी। तो भाई अगर आप नेगेटिव साइड में काम कर रहे हैं तो नेगेटिव साइड में हमेशा इधर देखना है कि इधर तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ क्या होगा, ऐसे मेरा बढ़ते चला जाता है, समझे। अगर किसी के पास -1 रुपये, ऐसा मतलब क्या, इधर मान लेते भाई इसके पास 10 लाख रुपए का कर्ज है ना, ऐसा मतलब क्या, ये बड़ा है 10 लाख कर्ज वाले के मुकाबले। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना है कि भाई हम लोगों ने फेजर तो दिखा दिया कि भाई ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट का इक्वेशन लिखूँ कि भाई करंट इसमें मेरे को निकालना है, क्या होगा बताइए, वोल्टेज, इसको मैं रेफरेंस दिखा रहा हूँ भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपॉन क्या हो जाएगा इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस का भी एंगल होता है ना, यहाँ पे एंगल आएगा ना भाई φ = tan इनवर्स, यहाँ पे XL/R, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसको हम लोग यहाँ पे थीटा से दिखा रहे हैं, फिर थीटा जेड बोल दीजिए। तो अब देखिए भाई
इन दोनों का जब आप डिवीजन कीजिएगा v अपॉन जेड, इसका कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। मान लेते भाई मेरा कुछ मैग्नीट्यूड मिला x, ठीक है, और उसका एंगल क्या हो जाए बताइए, ये हो जाएगा 0 माइनस थीटा जेड, यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस थीटा जेड। क्लियर हुआ? यानी जब भी मेरा करंट लैग करेगा, तो करंट लैग करना मतलब क्या, यहाँ पे जो एंगल होता है ये नेगेटिव में होता है भाई, तभी तो हम लोग रेफरेंस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज को दिखाया, तो नेगेटिव थीटा को दिखाने से मतलब क्या, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते भाई। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में इसलिए नहीं दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि भाई ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया ना कि क्लॉकवाइज चलेंगे, तो भाई इसका मतलब है नेगेटिव है। क्लियर हुआ? तो ये मेरा हमेशा नेगेटिव में रहता है भाई। थीटा जेड क्या है, या फिर कहीं जो मेरा एंगल होगा जिसको मैं पावर फैक्टर एंगल होगा, कि वोल्टेज 0 पे है और ये कुछ एंगल है, तो भाई यही क्या हो जाए, मेरा पावर फैक्टर एंगल होगा। तो उसको इजी रखने के लिए फाई मान के चलते हैं भाई, ये मेरा फाई। तो फाई हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में होगा। अब हम लोग ऑप्शन को पकड़ते हैं। सबसे पहले क्योंकि भाई ये RL नेटवर्क है, तो यहाँ पे कभी भी प्योर 90 डिग्री का लैगिंग होगा नहीं, ठीक है, लीड तो होगा नहीं भाई, क्योंकि कैपेसिटी, तो ऐसी ऑप्शन आपने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचा 2 ऑप्शन। अब हम लोग को इतना क्लियर हो गया भाई, जो फाई है मेरा, यानी पावर फैक्टर एंगल, ये नेगेटिव होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए डी वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं, किसी को भाई पढ़ना भी नहीं याद है ना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे पढ़ता है, तो समझिए थीटा जिसको आप रीड करना चाहते हैं उसको पहले आप फोकस कीजिए, यही मेरा रेफरेंस लाइन है, इसी के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसका मतलब जिधर की तरफ इसका मुंह ओपन होता है ना, इसका मतलब क्या, ये बड़ा हो गया भाई, थीटा मेरा बड़ा है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थीटा शुड बी ग्रेटर देन -90। अब भाई हम लोग को इतना पता है कि यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री का तो लैग नहीं ना होगा भाई, समझ गए, क्योंकि प्योर इंडक्टिव है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं -45 हो सकता है, -20 डिग्री हो सकता है, -10 डिग्री हो सकता है, कभी भी -90 नहीं होगा भाई। और हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि भाई -90, क्वेश्चन है -90 बड़ा है या फिर -25 बड़ा है, बताइए। अभी जस्ट मैंने को समझा भाई कि नेगेटिव में जिसका वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होता है भाई, समझे। तो -90 के मुकाबले -25 मेरा बड़ा है, समझ में आया? या फिर कहिए -25 के मुकाबले -10 मेरा बड़ा है, समझे। तो नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होगा उतना ही बड़ा होता है बड़े वाले वैल्यू के मुकाबले। तो यहां पे आप समझिए, इसको आप पढ़ना सीखिए कि भाई ये खुद नेगेटिव में है, लेकिन हम लोग को कॉमन सेंस है भाई कि जो थीटा बनेगा यहाँ पे, ये हमेशा 90 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। नेगेटिव में जैसे मान लेते हैं थीटा मेरा भाई 45 है, इमेजिन कीजिए जैसे, तो भाई सीधी सी बात है यार कि यहाँ पे लिख दिए थीटा जो है मेरा -45 है, तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि भाई थीटा जो है मेरा बड़ा है -90 के मुकाबले। क्लियर हुआ? और इसका एक और मतलब है कि भाई जो थीटा का वैल्यू है वो -90 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई प्योर इंडक्टिव नहीं है कि भाई -90 के बराबर हो जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है इधर, अब भाई 0 डिग्री का मतलब क्या, बिल्कुल फेज में हो जाएगा, वोल्टेज और करंट बिल्कुल फेज में होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब इसको भूल जाइए, इधर को मैं मिटा रहा हूँ, अभी इधर तो समझा दी, इधर को पढ़िए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो थीटा है मेरा, थीटा का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, फिर शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, 0 के कभी बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से कम ही होना चाहिए। तो 0 से कम होने का मतलब क्या भाई, 0 से कम होने का मतलब क्या कि भाई इसका वैल्यू माइनस होगा, ये मेरा 0 है, तो भाई हमेशा क्या रहेगा, 0 से कम होने का मतलब माइनस में, यानी थीटा क्या होना चाहिए, -5, -10, -20, -45, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन -90 नहीं होना चाहिए। बाकी इसको आप इसी तरीके से रीड कर लिए, गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, थीटा का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 0 से, नहीं भाई ये तो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा फिर, समझे, क्योंकि लीड कर जाएगा ना यार। और वही अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि थीटा जो है, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसी गलत हो गया है ना, इसी में आपका गलती पकड़ा गया, तो उसको चूज ही नहीं करना, तो बचा गया डी फोटो। बस ये ध्यान रखना भाई कि नेगेटिव में जो जितना कम वैल्यू होगा वो उतना ही बड़ा होता है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए डिजाइनिंग है भाई, पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आपका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज का और करंट का, ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया 50 हर्ट्ज और ये साइनसोडियल है, फेज एंगल ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज थीटा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज शिफ्ट है। अब ये नहीं बताया भाई आरएल नेटवर्क है या फिर आरसी नेटवर्क है, यानी लीड करेगा फिर लैग करेगा, हम लोग को नहीं पता है,
चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज एंड द करंट। तो भाई हम लोग को पता है साइनसोइडल वोल्टेज 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो वोल्टेज का अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, वी मैक्स कितना है 400 साइनसोइडल साइन, और ये 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा टी, यहाँ पे 50 हर्ट्ज के हिसाब से ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2πf है ना, 2πf यानी 50 पुट करें तो इसका वैल्यू हम लोग को हमेशा 314 आता है भाई, ठीक है, ये टी हो जाएगा। तो ये मैंने रेफरेंस दिखा दिया वोल्टेज को, है ना। और अगर हम लोग करंट को लिखें तो आई टी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये है 20 साइन, यहाँ पे ओमेगा टी यानी 314 टी, और प्लस यहाँ पे थीटा या फिर माइनस, प्लस माइनस थीटा, इस तरीके से होगा। लीड करेगा तो प्लस हो जाएगा, लैग करेगा तो भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये √2 से डिवाइड करने का मतलब नहीं है ना, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद ये भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, सीधे सीधे लिखना होता है हम लोग को, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, बी या डी। तो भाई देखिए वोल्टेज भी 0 डिग्री पे दिखाया गया है ना, 100πt। आप इसको 100πt भी कर सकते हैं भाई, कैसे देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ओमेगा का वैल्यू इसने लिखा है ना 100πt, तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 गुना पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो भाई इसको अगर मैं इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कट क्या आ जाएगा इतना, तो 314 हुआ कि नहीं हुआ बोलिए, यानी ये वैल्यू भी क्या है 314 के बराबर है, समझे। तो इससे घबराना नहीं भाई आपको। तो अपने इक्वेशन में जो आपने 314 लिखा, 314 लिखे या फिर 100π लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है दोनों। तो अब देखिए ये भी 0 डिग्री पे है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 0, ये भी आपका साइन ओमेगा टी प्लस, लेकिन भाई हम लोग का थीटा है ना, तो ये गलत है, यानी बचा क्या, डी फॉर डॉग। देखिए ये रेफरेंस हो गया, और यहाँ पे देखिए जो करंट है आपका क्या कर दिया है 100πt प्लस थीटा डिग्री, बिल्कुल सही है, प्लस कर दिया मतलब क्या लीड कर रहा है। माइनस भी हो सकता था भाई, लेकिन माइनस दिया नहीं है ना, तो कोई दोनों में से एक ही देगा ना, तो डी फॉर डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, करंट का इक्वेशन दिया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर, यानी टी का वैल्यू दे इतने समय के बाद कितना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, शुरू में बताना इस तरीके का हम लोग का भाई, इसको जब आप घुमाएंगे तो अलग अलग टाइम हम लोग को अलग अलग वैल्यू मिलता है, इस टाइम में ये मिला, इस टाइम में ये मिला, इस टाइम में ये मिला, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम मिला है ना। तो ये है कि भाई इतने सेकेंड में कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, आई टी इक्वल टू है हम लोग का 100 साइन 100π, और टी की जगह हम लोग को बताना है कितने पे, 1/600 पे। तो भाई यहाँ से यहाँ 2 0 कट जाएगा, और π/6 यहाँ पे बचेगा, और π/6 क्या है, ये रेडियन में है, ठीक है। तो π/6 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट कर ले, डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब क्या है भाई, ये हो जाएगा आपका 180/π, कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पे सीधे सीधे π/6 को आप 30 डिग्री से रिप्लेस कर लिया, और साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 एम्पियर भाई, 50 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। सबसे पहले तो एवरेज निकालते हुए, एवरेज का मतलब होता है सीधे एरिया निकाल करके, या फिर इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और फिर टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये वेवफॉर्म भाई मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो है ना यहाँ से स्टार्ट नहीं होता भाई, जब इसको ऑसिलोस्कोप में देखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखता है। जैसे मान लेते हैं आपका कोई स्क्वायर वेवफॉर्म है भाई इस तरीके का, तो ऑसिलोस्कोप में इस तरीके नहीं दिखता वेवफॉर्म, सिर्फ आपको ये दिखेगा मैग्नीट्यूड, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और ये बीच में आपका रेफरेंस लाइन होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वेवफॉर्म डायरेक्ट, लेकिन ईजी रखने के लिए कि यहाँ से चल रहा है, ऐसे चला, फिर यहाँ पे चला, फिर यहाँ से फिर से इसने क्या किया, रिपीट करना स्टार्ट किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ, ये कंप्लीट साइकिल है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करना है, एक तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का मतलब एरिया, तो भाई इतना तक तो 0 ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, कुछ नहीं है आपका 0 पे है ना भाई। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा 20 इंटू ये डिस्टेंस आपका कितना है 0.1, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है, और यहाँ से ले यहाँ तक कितना है, डिस्टेंस कितना भाई, तो यहाँ से लेके ऐसे निकालोगे मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सिखा रहा हूँ भाई, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3 है, इसमें से अगर ये घटा देते हैं, टोटल में से घटा देंगे तो मेरे को ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। तो बताइए 0.3 में से माइनस कर देंगे 0.1 तो कितना मिला, 0.2 मिल जाएगा, यानी ये डिस्टेंस 0.2 है, ठीक है। तो ये तो पूरा हम लोगों ने एक साइकिल के लिए निकाल लिया। अब इसको क्या करना, पूरा टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो टोटल कितना है आपका टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 0.3, तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 20 इंटू 0.1
20 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3, यहाँ से काट लेते हैं तो कितना हो, 6 3 जा 18 यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका क्या है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू हम लोग को पता है, एक साइकिल के लिए निकाल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले तो स्क्वायर करेंगे भाई। तो फंक्शन का स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे तो भाई सिर्फ और सिर्फ यही है ना 20, है ना भाई, यही तो फंक्शन है ना, बाकी तो मेरा 0 है। तो 20 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, उसका स्लोप नहीं निकला, स्लोप 0 होता है भाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का प्लेन है ना, स्लोप का होता था एंगल, इंक्लाइनेशन कितना है एक्स एक्सिस से, तो इंक्लाइनेशन तो है नहीं, एकदम पैरेलल है एक्स एक्सिस, इसका मतलब 0। तो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ता है। तो 20 का स्क्वायर, है ना, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके एक साइकिल कहाँ है 0.3 तक, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। और इसका फिर ये तो फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, अभी हम लोग मीन ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/3 से, और फिर इसका रूट लेंगे भाई, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। कितना हो जाएगा 0.3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, बाहर ले रहे हैं। और dt का इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, और उसका लिमिट हो जाएगा भाई आपका 0 से लेके 0.3 तक, ये लिमिट हो जाएगा आपका। अब इसको पुट करते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 0.3, और यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट पुट करें t की जगह 0.3 हो जाएगा, माइनस, तो लोअर लिमिट पुट करने का मतलब नहीं 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक मिनट भाई, एक मिनट, हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया ना, इस तरीके से नहीं होगा, एक मिनट, क्योंकि भाई हम लोग का ये लिमिट जो है ना, लिमिट हम लोगों ने गलत पुट कर दिया भाई, क्योंकि यहीं तक है ना हम लोग का, आगे तो फंक्शन मेरा 0 है, तो यहाँ पे लिमिट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 0.1 तक पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे फिर 0 है ना भाई, समझे। अगर आप इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप 0.3 पुट करते हैं आप, तो इसको फिर ओपन करके लिखना पड़ता 1/0.3, इसको ऐसे लिखना पड़ता है 0 से लेकर के 0.1 तक मेरा कितना वैल्यू है 20, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे टू dt हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस अब देखिए 0.1 से 0.3 है ना, यानी 0.1 से 0.3 फंक्शन क्या है 0 का स्क्वायर dt, ऐसे बनेगा, तो भाई तो 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पास सिर्फ यही रहा, तो इसी को बस आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1/0.3, इसको बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर करें तो 400 हो जाएगा, और dt का t हो जाएगा, और t की जगह हम लोग अपर लिमिट पुट करें 0.1 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 400/3 हो जाएगा, 400/3 कहना मतलब क्या, और ऑप्शन रूट में ही हम लोग का, तो ये आ जाएगा भाई, क्योंकि 400 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ठीक है, 3 1 जा 3, एक बचेगा 3 3 या 9, है ना, फिर एक बचेगा 3 3 9, तो इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इतना, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो भाई हम लोग को पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना है आपका 25, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 50 पाई। अब यूनिट पकड़ना है, अभी जस्ट समझाया था भाई, ओमेगा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई और एफ की जगह 1/t, तो ये 2 पाई क्या है रेडियन होता है ये, और टाइम मतलब सेकंड, तो यूनिट देखिए डी फॉर डॉग होगा रेडियन पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टाइम देखते हैं कितना हो गया। देखिए यहाँ पे भाई आपका करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो भाई ये 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगेन दो वोल्टेज दिया हुआ है V1 V2, सीरीज में दोनों वोल्टेज, हम लोग पता है दोनों सीरीज में, इसका मतलब क्या, दोनों भाई ऐड हो जाएंगे यहाँ पे सीधे सीधे, है ना, तो दोनों को हम लोग ऐड करके बताना है यहाँ पे, लिखा ना टोटल वोल्टेज क्या होगा V1 प्लस V2 बताइए। तो सबसे पहले भाई ये पोलर फॉर्म में दिया, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना सीखिए, कितना है आपका 25 एंगल 0 डिग्री, तो भाई ये आगे वाला होता है मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। तो इसको अगर आप पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर रेक्टेंगुलर में जाएंगे, तो ये होता है 25 इंटू
इसको और मैं ओपन लिखूँ ऐसे, cos 0 डिग्री प्लस जे 25 साइन 0 डिग्री भाई, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को एक बार cos थीटा से और एक बार sin थीटा से, जो साइन वाला होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना, इसलिए जे लगाते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सीधे सीधे कि भाई 25 अगर कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री प्लस जे साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि भाई अगर आपके पास कोई आर एंगल थीटा है ना, आर एंगल थीटा, इसको अगर आप ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आर यानी मैग्नीट्यूड ऐसे रहता है अंदर में आपका cos थीटा, यहाँ पे थीटा तो cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है भाई पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाने का। या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ भाई, इधर आप देख रहे हैं यहाँ से इधर जा रहे हैं, इसका एक मैग्नीट्यूड है एक थीटा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना इसका देखिए ये ऐसे तोड़ सकते हैं, आर कॉस थीटा ये रियल पार्ट बनता है भाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जे इंटू आर साइन थीटा, तो क्या बनेगा, ये आपका एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, तो इसका क्या करेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना ये, तो मैग्नीट्यूड यानी आर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, और एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे एंगल है ना ये, तो एंगल के लिए हम लोग करना पड़ता है फाई इक्वल टू एफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो भाई ये हम लोगों ने कर लिया, आप देखिए क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, या फिर यहीं पे देखें ना, इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसा कर लिए, ये जीरो हो गया, साइन 0 0 तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ये cos 0 यानी 1 के बराबर होता है, यानी 25 प्लस J0, ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। तो अब बच्चे की तरह बार बार नहीं करेंगे भाई, जहाँ पे भी आपका V एंगल 0 दिया हुआ है ना, समझते क्या, सीधे समझिए भाई इसमें सिर्फ रियल पार्ट अवेलेबल है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो V1 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं V2 के ऊपर। तो V2 भाई क्या है, V2 क्या है आपका 10 एंगल, ये आपका 10 एंगल 36.87 डिग्री। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पे जो एंगल है वो cos 36.87 डिग्री प्लस जे साइन से पहले मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, ठीक है, 10 साइन का हो जाएगा 36.87 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्योंकि भाई बिना कैल्सी का तो वैल्यू निकलेगा नहीं ना, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, cos इतने की जगह आपको लेना 0.8 और साइन इतना। तो अभी देखें 10 इंटू इसका वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 0.8 प्लस जे 10 इंटू साइन इतना का वैल्यू दिया 0.6। तो उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 10 कट जाएगा, यहाँ से भी 10 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 8 प्लस J6, ये V2 का वैल्यू हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब दोनों को जोड़ना भाई, क्योंकि एडिशन हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर सकते हैं, V1 प्लस V2 ये VS के बराबर मिल जाएगा। तो V1 कितना, इसका रियल पार्ट 25 प्लस J0 प्लस V2 क्या है भाई आपका 8 प्लस J6। तो रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 प्लस J6, ये आ गया भाई 33.J6। तो B4 बॉल हो जाएगा, B4 बॉल भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट दिया भाई, आपको इम्पीडेंस बताना है यहाँ पे और एडमिटेंस भी बताना है, इम्पीडेंस एडमिटेंस दोनों बताए। तो भाई पहले इम्पीडेंस देखते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज, तो वोल्टेज मेरा कितना है 100 एंगल 45 अपॉन करंट 15 डिग्री। तो आगे वाला जो मैग्नीट्यूड है सीधे डिवाइड हो जाएगा, यानी 20, और एंगल माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस 45 में से 15 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो इम्पीडेंस हो गया भाई, ये तो कोई भी निकाल लेगा। अब एडमिटेंस देखते हैं, एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, ये 1/20 एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप एंगल को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, ऊपर में माइनस आ जाएगा ना, -30 डिग्री, क्योंकि ये खुद में क्या है 0 डिग्री पे है। अब क्या है 1/20, यानी इस तरीके डिवाइड करेंगे, 1 को 20 से डिवाइड पॉइंट देंगे 0 आएगा, अभी भी नहीं कटेगा, एक और 0 देंगे, एक और 0, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में 100, यानी इसका कितना आ जाएगा 0.05 और एंगल हो जाएगा -30।
तो ये आ जाएगा भाई आपका C4 कैट एस यूनिट साइमन में होता है, F महो में होता है भाई, ठीक है ना। तो साइमन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज। तो भाई फेजर के लिए देखिए, हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग फेजर में दिखाते हैं ना, जो लाइन दिखाया जाता है स्ट्रेट लाइन है ना, कभी छोटा कभी बड़ा कभी है ना इस तरीके का, तो ये मैग्नीट्यूड को बताता है भाई कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं और इनके बीच में भाई है ना एंगल होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसका C4 कैट हो जाएगा, रिप्रेजेंट द साइनसोइडल क्वांटिटीज बाय अ लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं हम लोग, ऑफ अ डेफिनेट लेंथ, है ना, एक पर्टिकुलर लेंथ होगा बड़ा छोटा मैग्नीट्यूड के हिसाब से, रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि भाई काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज द साइनसोइडल क्वांटिटी। सेम एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, अभी जस्ट मैंने बताया भाई कि आपका जनरेटर के अंदर जो कॉइल डला हुआ भाई, ये वाला जो कॉइल है ना, आप जिस स्पीड से इसको घुमाएंगे उसी स्पीड से क्या होता है आपका यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी उतना ही तेजी से आपका वेरी करता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री अगर आपने वाइंडिंग में पढ़ा होगा भाई इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, तो आपको वहाँ से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ओके, नहीं पढ़ा है चैनल पे चले जाइए, इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके प्लेलिस्ट बनाया, 13 लेक्चर डाला हुआ है, देखिए पूरा वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको मशीन पूरा डिटेल में पढ़ना भाई, पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, पूरा गेट लेवल आपका कवर हो जाएगा, मशीन में आप मास्टर बन जाइएगा। तो वही चीज़ है भाई कि यहाँ पे हम लोग का कॉइल घूम रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हम लोग का अभी इस यहाँ पे रखा हुआ है, अब कॉइल को जितना तेजी से घुमाए, कॉइल को मतलब ये यहाँ से दिखा रहा है भाई, ठीक है ना, तो ये जितना तेजी से घूमेगा ये उतना ही तेजी से आपका क्या होगा यहाँ पे वेवफॉर्म में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसी साइनसोइडल वेवफॉर्म का फेजर रिप्रेजेंटेशन है भाई, कि इसमें 0 था, यहाँ पे मेरा ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो C4 कैट हो जाएगा भाई इसका, बाकी सब ऑप्शन देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C farad is connected in a parallel with a resistor R, ठीक है, and AC voltage V volt apply across the circuit. If the current flowing through a resistance is equal to IR and the current flowing through a capacitor is equal to IC, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, दोनों पैरेलल में भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये R हो गया, इसके पैरेलल भाई मेरा C लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग का सोर्स लगा होगा, R हो गया, C हो गया, C कारण में यहाँ पे क्या आएगा, XC आएगा। हम लोग पता है पैरेलल तो वोल्टेज सेम रहेगा भाई, है ना। तो हम लोग को पता है इधर जो करंट आएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेजर सम ऑफ IR प्लस IC, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फेजर सम ऑफ, फेजर होता है भाई, ठीक है ना, IR प्लस IC। तो भाई IR क्या होगा बताइए, जो वोल्टेज होगा मान लीजिए V वोल्ट अप्लाई किया V अपॉन R प्लस इसके क्रॉस करंट क्या होगा IC क्या लिखेंगे हम लोग, I इक्वल टू होता है V अपॉन XC, और XC क्या होता है 1/ωc। तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा यानी V इंटू ओमेगा C, तो यहाँ पे लिखेंगे V इंटू ओमेगा C। तो V अगर कॉमन ले लेते हैं 1/R प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा C, और क्योंकि ये करंट है भाई तो वोल्टेज अगर आपने 0 पे दिखा दिया है तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो D फॉर डॉग हो जाएगा भाई, एंगल है ये, ठीक है ना, एंगल ग्रेटर देन वाला साइन नहीं है, ये एंगल है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर RMS वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक। ओके, RMS और पीक टू पीक के बीच में देखना, तो हम लोग को पता है भाई कि पीक टू पीक का मतलब क्या होता है, ये एक पीक हो गया और दूसरा ये पीक हो गया, यानी टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें भाई तो टोटल हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव का मैक्सिमम वैल्यू और नेगेटिव का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इनका टोटल हाइट बताना होता है, समझे, इसी को बोलते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक वोल्टेज के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो भाई ये क्या हो जाएगा बताइए, जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है इसको बस मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता है भाई, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही अगर हम लोग करंट की बात करें क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो भी आपका करंट का मैक्सिमम वैल्यू है वो, ये रिलेशन आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि भाई RMS के टर्म में, इसमें देखिए पीक टू पीक वोल्टेज मेरा V मैक्सिमम वोल्टेज है, RMS का तो आया नहीं ना भाई इसमें कहीं पे भी। तो RMS के टर्म में लिखने के लिए हम लोग को पता भाई कि जो V RMS होता है ये होता है आपका Vmax अपॉन √2, सही बात है।
तो यहाँ से अगर मैं वी मैक्स का वैल्यू निकाल लूँ तो वी मैक्स का वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू रूट टू, है ना, ये मेरा वी मैक्स का वैल्यू हो गया भाई। वी मैक्स का वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका, पीक टू पीक वोल्टेज इक्वल टू 2 इंटू, और ये हो जाएगा आपका वी आर एम एस इंटू रूट टू। यहाँ से वी आर एम एस क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू रूट टू, आर एम एस के टर्म में पूछा क्या, ये आ जाएगा C4 कैट, पीक टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट टू, C4 कैट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है, अ रजिस्टर ऑफ 8 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 178 माइक्रोफैराड सीरीज में लगे हुए 250 वोल्ट का सप्लाई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, नेट इम्पीडेंस दिया हुआ है आपका। अब बताना है रिएक्टिव पावर कितना आएगा। तो रिएक्टिव पावर कहना मतलब क्या, आई आर एम एस, कहिए इसको वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाइव आई। यहाँ पे फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो। तो भाई हम लोग को सबसे पहले तो करंट निकालना पड़ेगा, वोल्टेज तो ठीक है दिया हुआ है, करंट पहले निकालते हैं क्योंकि इंपेडेंस दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो कि मेरा 250 है डिवाइडेड बाय इंपेडेंस कितना है, इंपेडेंस आपका 19.6 ओम है। इसको पहले सॉल्व करते हैं कितना आता है। क्या आ जाएगा 12 यानी करंट का वैल्यू आ गया भाई 12.755 एम्प। अब मुझे भाई यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि भाई फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन, यहाँ पे एक्सएल तो है नहीं ना, आरसी सर्किट है तो एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो एक्सी निकालते हैं भाई, क्योंकि आपका आर तो दिया हुआ है, एक्सी निकालना पड़ेगा। तो एक्सी के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/2 पाई एफ सी, और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है पहले से 314 होता है 50 हर्ट्ज के लिए, और सी का वैल्यू कितना है 178 माइक्रो यानी 10⁻⁶। इसको सॉल्व करके यहाँ से ले आते हैं वैल्यू। ये आ जाएगा भाई 17.89 ओम। तो यहाँ से फाई का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 17.89 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका 8। फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 65.9, ठीक है। तो अब हम लोग के पास भाई फाई का वैल्यू पता चला, तो साइन फाई भी निकाल लेंगे, तो बस वैल्यू डालना हम लोग को। तो इसमें वैल्यू डालते हैं, वी आर एम एस कितना है 250, करंट कितना आ गया 12.75, साइन और फाई कितना है 65.9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये आ जाएगा इसका आ जाएगा भाई 2909 यानी C4 कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म। ओके, कौन सा करेक्ट नहीं है। बाय डायरेक्शन का मतलब होता है भाई इस तरीके का, बाय डायरेक्शन मतलब क्या, नेगेटिव में भी जाए पॉजिटिव में भी जाए, ठीक है। तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव जाएगा, जैसे साइनोसोडियल है या फिर कोसाइन वेव है, तो सब क्या है आपका बाय डायरेक्शनल वेव फॉर्म है। तो इसमें आपका दोनों प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव साइन भी। क्लियर हो गया, ये सही है। हम लोग को वो चूज करना है जो गलत है भाई। अगला पड़ता है द करंट और वोल्टेज फॉर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, जैसे कोई इस तरीके का क्वांटिटी है या फिर कुछ इस तरीके का क्वांटिटी है भाई, इस तरीके का, ठीक है, या फिर और भी इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं, इस तरीके का एक ही डायरेक्शन में रहेगा ये। यूनिट डायरेक्शन वेवफॉर्म और सिग्नल रिमेन्स द सेम थ्रू वेरिंग, इट नेवर क्रॉस द जीरो, है ना, जीरो के नीचे कभी भी नहीं जाएगा भाई ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। द पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव इज स्टिल द टाइम फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अब ये क्या बोल रहा है भाई,
क्लियर नहीं होता ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म लेते हैं तो कहने का मतलब क्या है भाई, एक साइकिल बनने में जो भी टाइम लग रहा है, जो भी यहाँ से मीनिंग निकल रहा है, द पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव इज स्टिल द टाइम फॉर अ वन कम। बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो भी एक साइकिल बनने में जो समय लग रहा है वही क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, क्योंकि फिर से रिपीट करने लगेगा। लेकिन डी फॉर डॉग देखिए भाई, नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। नॉन पीरियोडिक का मतलब समझते हैं भाई, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक। सिग्नल सिस्टम में इसे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा भाई, पीरियोडिक क्या है, नॉन पीरियोडिक क्या है ना। देखिए पीरियोडिक का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, कि अगर आप ऑरिजिन को देखें ना, तो ऑरिजिन में जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इधर पॉजिटिव है तो इसका जस्ट नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे ये तो ऑड का भी होता है, ऑड फंक्शन का, लेकिन समझिए भाई नॉन पीरियोडिक क्या है, कभी भी आपका रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, वो रिपीट नहीं करता भाई, उसका अलग ही वेव, वही है नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म आर दोज दैट वेरी, ठीक है, वेरी करेगा एंड रिपीट द वेव फॉर्म। नहीं भाई, रिपीट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। जैसे अगर आप इसको देखते हैं, जैसे हम लोग डैम्पिंग पढ़ते हैं ना भाई, क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया, ओवर डैम्प हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है आपका कुछ इस तरीके का जाता है। तो ये कभी भी पीरियोडिक थोड़ा ना हो भाई, एक समय के बाद क्या हो, खत्म हो गया, इसने रिपीट नहीं किया अपने आप को। तो यही है कि भाई रिपीट नहीं करता है कभी भी, नॉन पीरियोडिक। लास्ट क्वेश्चन भाई आज के सेशन का, वोल्टेज आपका दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, आरएल से सीरीज सर्किट में दिया गया है वोल्टेज, आर दिया, एल दिया, सी दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इंपेडेंस। टोटल इंपेडेंस निकाल लेंगे भाई, आर एल सी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो एक्सएल निकालना पड़ेगा, ओमेगा एल होता है, एक्सी निकालना पड़ेगा 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 1000 इंटू एल का वैल्यू कितना है 0.13, पॉइंट हटाएंगे 20 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी ये आ गया 130 ओम। कितना आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 1000 है, इंटू सी का वैल्यू कितना दिया भाई 10 माइक्रो, तो 10 और ऊपर में हो जाएगा, क्यों कर लेता है 1000 गुना 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, कितना आया 100। अब हम लोग को पता भाई एक्सएल माइनस एक्सी पहले कर लेते हैं, यानी इंडक्टर यहाँ पे जीत जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो 30, इसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इम्पिडेंस निकाल लेते हैं, जेड इक्वल टू रूट ओवर आर का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर यानी 1600 प्लस ये 30 है यानी 900, 2500 हो जाएगा। 2500 कहना मतलब क्या 50 ओम, ये इम्पिडेंस आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सेशन भाई आगे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे।